लोग शेर शाह सूरी यानी कि सूर एम्पायर क्या पढ़ रहे थे, सूर एम्पायर के बारे में। और इसका टाइम पीरियड भी कब तक है, 1540 टू 1555, यानी कि जस्ट द ईयर ऑफ हुमायूं एग्जाइल। हुमायूं इंडिया से जितने साल बाहर रहा, 15 साल तक, हम उसी की बात कर रहे हैं। 15 साल का ये अंपायर है। बट इस 15 साल के अंपायर ने बहुत बड़ा काम किया कि मुगल अंपायर को हरा दिया, मुगल अंपायर को रिप्लेस कर दिया और सूर अंपायर की स्थापना हो गई दिल्ली में। यानी कि दिल्ली का राजा कौन बन गया, सूर अंपायर, यानी कि शेर शाह सूरी। तो एक ही प्रोमिनेंट लीडर जिसका नाम हम लोगों ने पढ़ा, उसका नाम है शेर शाह सूरी। अभी तक हम लोगों ने इसी के बारे में पढ़ा। और इसकी बहुत सिंपल सी कहानी क्या जानी कि इसका बचपन का नाम क्या था, फरीद खां। फरीद खां से जब इसने एक शेर, लॉयन या टाइगर के किल कर दिया तो इसका नाम पड़ा शेर खां। और शेर खां ने जब 1539 इन बैटल ऑफ चौसा हुमायूं को डिफीट किया, हुमायूं को हरा दिया, तो इसने अपना नाम रखा शाह। तो इस वजह से ये क्या बन गया, शेर शाह। और सूरी तो था ही था। तो इस तरह से इसके पास दिल्ली इसके हाथ में आया। बैटल ऑफ चौसा एंड बैटल ऑफ कन्नौज, जिसको बैटल ऑफ बलीग्राम भी कहा जाता है। यहाँ तक तो चीज़ें क्लियर हैं। और हमने ये भी देखा कि ये सेकंड अफगान अंपायर था, दिल्ली का सेकंड अफगान अंपायर था। कौन सा, शेर शाह का। और इसके अलावा हमने क्या देखा कि इसने अपने नाम का कतबा, क्या कहते हैं, खुतबा भी पढ़वाया था। साथ में इसने क्वाइंस भी मिंट करवाए थे। ये इतनी बातें हम लोगों ने देख रखी है फर्स्ट पार्ट ऑफ सूर एम्पायर में। अब यहाँ पर सब कुछ इस्टेब्लिशमेंट होने के बाद अब ये क्या करेगा, जो अभी तक बाकी सब लोग करते आ रहे थे, एक्सपेंशन। क्या करेंगे, एक्सपेंशन, यानी कि अपने साम्राज्य को और कंसोलिडेट करना। जैसे ही हुमायूं एग्जाइल में गया, यानी हुमायूं इंडिया छोड़कर चला गया, तो अब ये क्या करेगा, इसका पूरा कंसंट्रेशन होगा अपने आसपास के और भी बड़े एरियाज को जीतना या उनको कंसोलिडेट करके बनाए रखना। तो इस तरह से अब ये क्या करेगा, राजस्थान में कैंपेन करेगा और भी कई जगह कैंपेन करेगा। और बाकी छोटे मोटे और जितने भी होंगे, अरे नोबेल्स कह लीजिए या चीफ कह लीजिए, उनको क्या कहेगा, या तो मेरी शरण में आ जाओ या फिर हमसे युद्ध करो, बैटल होगा। तो जो खुद ब खुद इसकी स्वीकार कर लेगा वो ट्रिब्यूट देगा, और जो नहीं स्वीकार करेगा वो क्या करेगा, एक बैटल होगा, या तो वो हारेगा या जीतेगा। यही कहानी होगी। लेकिन अब सूर एम्पायर का शेर शाह सूरी जो है, ये काफ़ी प्रोमिनेंट और काफ़ी बड़ी सेना इसके पास हो चुकी है, क्योंकि इसने हुमायूं को हरा चुका है। पूरा दिल्ली, बिहार, बंगाल इसके कंट्रोल में आ चुका है। तो इस वजह से इसके सामने अब कोई टिकेगा ही नहीं, ये अपने आप को एक्सपैंड करता चला जाएगा। तो लिखिएगा सेकेंड पार्ट में अब, तो जहाँ तक वो कुतबा तक जो लास्ट क्लास में मैंने लिखवाया है, उसके आगे अब एक लाइन का गैप करके लिख लीजिएगा, क्योंकि ये जो है ये क्या है, ये एक्सपेंशन है सूर एम्पायर का। अभी तक हमने पढ़ा सूर एम्पायर कैसे इस्टेब्लिश हुआ, किसने किया, शेर शाह सूरी ने किया। अब हम लोग पढ़ेंगे कि शेर शाह सूरी ने कैसे उसका एक्सपेंशन किया, और शेर शाह सूरी के बाद क्या हुआ इस एम्पायर का, उसको भी हम लोग यहीं पर समझेंगे। ठीक, तो लिखिएगा ही का मतलब यहाँ कौन है, शेर शाह है। ठीक है, तो ही इन्वेडेड
ही इन्वेडेड गखर, गखर था ना, हाँ, ही इन्वेडेड गखर्स in 1541 and got constructed and got, क्या लिखेंगे, constructed and got constructed a strong fortress, एक किला बनवाया, क्या बनवाया, एक किला बनवाया, फोर्ट्रेस नेम्ड, किस नाम से, किला किस नाम से बनवाया, तो नेम रोहतासगढ़, रोहतासगढ़। कौन सा किला बनवाया, रोहतासगढ़। फॉर सिक्योरिटी ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर की सिक्योरिटी के लिए इसने क्या बनवा दिया, रोहतासगढ़ किला, क्योंकि इसको पता था कि अगर इन्वेजन होगा तो वहीं से होगा। बाबर का भी इसने देख रखा था, इन्वेजन कहाँ से हुआ था, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से ही हुआ था। तो इसने वहाँ पर एक मजबूत किला बनवाया ताकि हम इन्वेजन को होने ना दे, रोक सकें, क्योंकि इसको पता था कहीं ना कहीं फिर हुमायूं शांत नहीं बैठेगा, हुमायूं लौटकर आएगा, तभी तो हुमायूं को इतनी दूर तक ये बाहर तक भगा कर आया, काबुल से भी आगे तक क्यों भगाया, इसीलिए ताकि हुमायूं लौटने में क्या भी सोचना पड़े या फिर लौट ही ना पाए। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ही अटैक्ड मालवा in 1542 and रायसेन in 1543। ये नहीं भी याद रहेगा ना तो चलेगा इतना डेट, हाँ बस इतना याद आना चाहिए कि इसने एक्सपेंशन किया और राजपूताना तक को जीता था, ठीक है। लिखिएगा राजपूताना, या ऐसे राजपूताना मत लिखिए, लिखिए राजपूत्स नोबेल्स जयता एंड कुंपा died in this battle। ये सब एक्सप्लेनेशन वाले नोट्स हैं, तो शॉर्ट नोट में अगर इन लाइनों को नहीं भी शामिल करेंगे तो दिक्कत नहीं। इसको शॉर्ट नोट में इस तरह लिख सकते हैं कि उसने शेर शाह सूरी ने क्या किया, राजपूताना वाले एरिया पर भी अटैक किया और कई राजपूत नोबल्स को हराया या चीफ्स को हराकर उसको अपने एम्पायर में मिला लिया। ठीक है, इस तरह से इसका शॉर्ट नोट आप समझ लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, लिखिएगा आफ्टर विनिंग कौन सा, मेवाड़, हाँ, आफ्टर विनिंग मारवाड़, ये भी राजस्थान का एरिया है, राजपूताना। आफ्टर विनिंग मारवाड़, तो मारवाड़, रणथंबोर, नागौर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, जितना ये नाम है ना, सब के सब इसने उस कैंपेन किया और जीता था। तो मारवाड़ वाला कहानी है थोड़ी सी दिलचस्प, लिखेगा आफ्टर विनिंग मारवाड़ शेर शाह said that he had
almost lost the empire of Hindustan for a handful of millets। ये उसका कहना था। किसका? शेरशाह सूरी का कहना था, क्योंकि मारवाड़ वाले युद्ध में इसको बहुत दिक्कतें हुई थी और ऐसा हो लग रहा था कि कहीं ये बैटल हार न जाए। और मिलेट्स का मतलब हमें पता है, हमने पढ़ रखा है। मिलेट्स क्या है? कोर्स ग्रेन्स को, यानी बड़े अनाजों को मिलेट्स कहा जाता है। तो इसने ये कहा, और राजस्थान में मिलेट्स की उपज अच्छी होती क्योंकि वहाँ पर सूखी ज़मीन है। मिलेट्स के लिए क्या चाहिए? ड्राई वेदर में भी मिलेट्स ठीक ठाक कंडीशन में हो जाते हैं। तो वही, और हमें पता है कि ईयर 2013 इज आल्सो कंसिडर्ड एज द मिलेट ईयर, ये भी हमें करंट में पता है। ठीक है। और भारत के प्रधानमंत्री द्वारा मिलेट्स को श्री अन्न के नाम से संबोधित किया गया है। किस नाम से? श्री अन्न के नाम से संबोधित किया गया है। तो ये आपका करंट है 2023 का। ठीक है। खैर, यहाँ आते हैं। तो राजस्थान में मिलेट्स ठीक ठाक होते हैं। तो उसने मारवाड़ का एरिया, यानी कि क्या है, दिल्ली के पूरी सल्तनत के हिसाब से तो बहुत छोटा सा था, यानी कुछ मिलेट्स, यानी कि कुछ और ज़मीन जहाँ पर मिलेट्स उगते हैं, ऐसी ज़मीन के लिए मैंने ऐसा युद्ध कर दिया जिसमें लगभग हार ही जाता, यानी कि पूरा, और हारता तो पूरा का पूरा दिल्ली अंपायर, हिंदुस्तान का अंपायर ही चला जाता। तो बहुत टफ वार इसके साथ हुआ था। कौन सा? मारवाड़ वाला। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। लिखिए, लिखिए द लास्ट मिलिट्री कैंपेन, the last military campaign of Sher Shah was against कलिंजर। ये आपको याद रखना है, श्योर, ये शॉर्ट नोट में आपके आना चाहिए। कौन सा? कलिंजर। द लास्ट मिलिट्री कैंपेन ऑफ शेर शाह वाज अगेंस्ट कलिंजर। कलिंजर मिलिट्री कैंपेन जो है, ये क्या है? इसको बुंदेलखंड का दरवाज़ा कहा जाता है, गेटवे ऑफ बुंदेलखंड कहा जाता है कलिंजर को। ठीक है। तो यहाँ ब्रैकेट में लिख लीजिए बुंदेलखंड। कि अब बुंदेलखंड वाले एरिया पर वो आगे बढ़ा था, तो उसको क्या जीतना था? कलिंजर को जीतना था। लेकिन हुआ क्या कि कलिंजर के वक्त ही जब एक तोप, या यूं कहिए गन पाउडर, एक्सप्लोड कर गया और उस एक्सप्लोजन में ये घायल हो गया और उसी की वजह से इसकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पहले इसको लिखिए, शेर शाह वाज अगेंस्ट कलिंजर बुंदेलखंड, ए स्ट्रॉन्ग फोर्ट that was the key of बुंदेलखंड। दैट वाज द की ऑफ बुंदेलखंड। कब किया? 1545 में। यानी कि 1540 में दिल्ली जीता है और उसके बाद देखिए कहीं पर भी बैठा नहीं है, कहीं पर भी ये बैठा नहीं है। हर वक्त कहीं ना कहीं
इसका एक्सपीडिशन कैंपेन चला ही एक्सपेंशन का, और 5 साल के अंदर 5वें साल ही ये कहाँ के लिए एक्सपीडिशन कर दिया, बुंदेलखंड। और बुंदेलखंड में अगर ये कलिंजर जीत जाता तो फिर बुंदेलखंड का पूरा एरिया इसके हाथ में होता। बट बैड लक कहिए जो भी कहिए, गन पाउडर का एक्सप्लोजन हुआ जिसमें ये घायल हुआ और इसकी डेथ हो गई। तो यहाँ तक लिख लिया। तो आगे अब लिखिए, लिखिए लिखिए ड्यूरिंग सेज ऑफ कलिंजर, ड्यूरिंग सेज ऑफ कलिंजर गन पाउडर accidentally exploded in which he का मतलब शेरशाह, in which he got severely injured। इसमें ये क्या हो गया, बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो गया। ठीक, तो सेवरली इंजर्ड यहां तक लिख लिया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, he died in May 1545 he died in May 1545 after he heard that the fort had been captured। तो इतने घायल होने के बाद भी इसने बैटलफील्ड नहीं छोड़ा था और अपने उसी कंडीशन में वहीं कैंप में रहा। वह इलाज वगैरह चला ही होगा, वैद्य वगैरह सब रहे होंगे, लेकिन बहुत बुरी तरीके से जख्मी हुआ था। तो जब इसने सुन लिया कि हमने किला फतह कर लिया, तब ये चैन से मर गया, अब वहीं बैटलफील्ड में के अपने कैंप में ही। ठीक है, तो इसी से आप सोच सकते हो कि ये कितना डेडिकेटेड और कितना डिटरमाइंड था अपने एम को लेकर, कि इसको कलिंजर जीतना था। जब तक सुना नहीं उसकी न्यूज़ तब तक ये अब मरा भी नहीं। कितना इसके अंदर डेडिकेशन था अपने चीज़ों को, अपने एम को लेकर, अपने ऑब्जेक्टिव को लेकर। यही डेडिकेशन बच्चों में भी, एस्पिरेंट्स में भी होना चाहिए। ठीक है, हाँ मरना नहीं है, लेकिन तैयारी ऐसे करनी है कि इसके अलावा और कुछ दिखे ना, इसके अलावा और कुछ सुनाई ना दे, इसके अलावा कुछ दिमाग में आए ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। तो इस तरह से शेरशाह सूरी की हो गई डेथ, यानी कलिंजर एक्सपेडिशन। तो आप शॉर्ट नोट में ये पूरा नहीं लिखोगे, आप शॉर्ट नोट में क्या लिखोगे, ड्यूरिंग कलिंजर एक्सपेडिशन इन 1545 शेरशाह सूरी डाइड। बस, अब ये जो है एक्सप्लेनेशन, ये कहानी है, तो ये कहानी आपको याद हो गई। ये कलिंजर एक्सपेडिशन में इसकी मौत हुई, ये याद रखने के लिए आपको ये कहानी सुनाई गई है। ठीक है ना, और कोई रीजन नहीं है कहानी सुनाने का। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, शेरशाह was succeeded by इस्लाम शाह।
भाई डेथ हो गई, दूसरा बनेगा, तो इसका बेटा है हिज सेकंड सन, बड़ा बेटा नहीं दूसरा बेटा बना, हु रूल्ड टिल 1553। तो इसका रूल जो था ये कुछ खास नहीं था, इसके टाइम पर कौन एक दूसरे के प्रति साजिशें होती रहती थी और भी बहुत चीज़ था, लेकिन बहुत लंबे समय तक ये रहा, तो 8 सालों तक शासन किया, लेकिन कोई खास अचीवमेंट नहीं रहा। लेकिन इसकी भी मतलब ये समय कि इसको कई ढेर सारे कॉन्फ्लिक्ट और नॉवेल्स की वो क्या कहते हैं ट्रेचरी और भी बहुत, मतलब आपस में एक वॉर ऑफ सक्सेशन चलता रहा, हमेशा हमेशा वॉर ऑफ सक्सेशन चलता रहा। इसका जो भाई था दूसरा आदिल खां, उसके साथ हमेशा इसका गुटबाजी और ये सब चलती रही। तो वो सब हमें लिखने की जरूरत नहीं, बस इतना समझिए कि एक स्टेबल साम्राज्य नहीं दे पाया, बहुत अच्छा एक्सपेंशन तो बिल्कुल नहीं कर पाया। और इसके डेथ के बाद, इसके किसके, इस्लाम शाह के डेथ के बाद तो सूर अंपायर बिखर गया, खत्म सा हो गया। तो इस पॉइंट को लिख लीजिए। अब लिखिए, देखिए इस्लाम शाह डेथ कब, ये तो महीना ऐसे लिख रहा हूं, लेकिन आपको याद रखना है 3rd लेड टू ए सिविल वॉर। अब यहाँ जैसे मैंने यहाँ 53 लिख दिया, कहीं पर 54 लिखा हो तो घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। उस ना आपसे कहीं भी डेट नहीं पूछने जा रही यूपीएससी, ठीक है ना। और अगर पूछेगी भी तो 53rd 54 में से कोई 2 ऑप्शन नहीं रहेगा, एक ही रहेगा। तो बस 53rd लेड टू ए सिविल वॉर among his successors। तो अब इसके जो सक्सेसर थे वो क्या चाह रहे थे कि मैं शासक बनूं या मैं एम्पायर बनूं। तो आपस में उनके क्या हो गया, वॉर हुआ, एक तरह से समझिए कि आपस में ही लड़ मरे सब। और इसका क्या फायदा हुआ, तो लिखिएगा the civil war created a vacuum that ultimately provided an opportunity to Humayun to recover empire in इंडिया। तो इस तरह से हुमायूं को अपॉर्चुनिटी मिली और हुमायूं आया और सूर अंपायर को ख़त्म करके क्या किया, अपना फिर से मुगल अंपायर का इस्टेब्लिशमेंट कर लिया। इस तरह से सूर अंपायर 15 साल के अवधि में ही, टाइम पीरियड में ही समाप्त हो गया। तो बहुत सिंपल सी सूर अंपायर की कहानी है। सूर अंपायर का मतलब सिर्फ और सिर्फ शेरशाह सूरी और कोई नहीं। शेरशाह सूरी जिसका नाम क्या रहता है, फरीद खां। और ये फरीद खां कैसे, पहले कहाँ का, अरे बिहार यानी सासाराम का क्या बनता है, चीफ बनता है। वहाँ से फिर क्या करता है, बंगाल को कवर करता है। बंगाल के बाद फिर हुमायूं के साथ क्या है, बैटल ऑफ चौसा है। बैटल ऑफ चौसा के बाद क्या है, बैटल ऑफ
कन्नौज है। बैटल ऑफ कन्नौज के बाद ये दिल्ली का एम्परर है, वहां से फिर इसने क्या किया, राजपूताना वगैरह सब पर कंट्रोल कर लिया। और इसके बाद तीसरा आता है बैटल ऑफ कलिंजर। क्या इंपॉर्टेंट है, बैटल ऑफ कलिंजर। कलिंजर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी बैटल में जिसको बुंदेलखंड का गेटवे कहा था, इसी बैटल में क्या हो गई, इसकी एक्सीडेंटल गन पाउडर एक्सप्लोजन की वजह से ये घायल हुआ और उसी में इसकी डेथ हो गई। और उसके बाद फिर वही है, इसके बाद कोई साम्राज्य को संभालने वाला नहीं था, आपस में सिविल वॉर, आपस में वॉर ऑफ सक्सेशन हुआ। और क्या हुआ, हुमायूं को मौका दिखा कि सूर अंपायर वीक हो गया, और उधर से क्या मिला हुमायूं को मिला पर्शियन राजा का सपोर्ट। किसका, पर्शियन सुल्तान का सपोर्ट मिला। उस पर्शियन सुल्तान से पहले वो काबुल जीता, काबुल का लाहौर जीता, लाहौर का पंजाब आया, और पंजाब के बाद जब देखा कि सूर अंपायर इतना वीक हो चुका है 1555 में, तो उसने अटैक कर दिया और सूर अंपायर को हराकर दिल्ली में सत्ता किसकी आ गई, हुमायूं की, यानी कि मुगल अंपायर का फिर से इस्टेब्लिशमेंट हो जाता है। बस इतनी सी कहानी है सूर अंपायर की, और इसी कहानी को आपको शॉर्ट में लिख लेना है। तो इस तरह से हमने शेर शाह सूरी यानी कि सूर अंपायर की पॉलिटिकल हिस्ट्री को देखा। बट कहानी यही खत्म नहीं होती है सूर अंपायर की। सूर अंपायर की ये पॉलिटिकल हिस्ट्री है। इसके बाद सूर अंपायर की जो एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह है वो बहुत कारगर था, और बहुत से उसमें क्या किए थे, काम किए थे। किसने, शेर शाह सूरी ने। और तो और एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा इसने लैंड रिफॉर्म्स, रेवेन्यू रिफॉर्म्स, बहुत से काम कर दिया था, बहुत ही, क्योंकि ये नीचे से उठा हुआ व्यक्ति था जिसने नीचे लेवल तक की काम को देखा था। खैर, वहाँ जाने से पहले कुछ बातें हैं इसके बारे में, वो हम लोग लिख लेते हैं। इसके बारे में कि इसने कुछ कंस्ट्रक्शन के भी काम करवाए थे, तो उन कंस्ट्रक्शन के कामों को यहीं पर लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन को देखेंगे। तो लिखिएगा, लिखिए, ही बिल्ट, ही मतलब कौन है यहाँ, शेर शाह। तो ही बिल्ट पुराना किला, ओल्ड फोर्ट। नेक्स्ट है शेर मंडल। ये क्या है, ये है एन ऑक्टागोनल बिल्डिंग इनसाइड द पुराना किला। ये बनवाया, मतलब पुराना किला कॉम्प्लेक्स। पुराना किला कॉम्प्लेक्स में इसने एक ऑक्टागोनल बिल्डिंग बनाई, जिसको क्या कहा जाता है, शेर महल। तो पुराना किला बहुत बड़ा एरिया हो गया, उसमें एक बिल्डिंग, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट, और भी इसने क्या बनवाया, हाँ, हिज, नेक्स्ट लिखिएगा, हिज ओन मौसोलियम एट सासाराम। यही सासाराम में ही इसकी कब्र है, जिसके डेथ के बाद इसको यहीं सासाराम में ही दफन किया गया था। और वो जो पूरे कब्रगाह है वो बीच में बिल्डिंग है और चारों तरफ पानी से घिरा हुआ तालाब है। बहुत खूबसूरत है और बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है। और उसी के बाद में, यानी कि शेर शाह सूरी के डेथ के बाद, पहले तो मेन कब्र इसकी है, और इसके बाद बाकी जितने इसके वंश के लोग थे, डेथ हुई तो इसके दूसरे साइड में, उसी में बगल में ही, मन इससे दूर करके बाकियों को भी
दफनाया गया है। तो इसके पूरे खानदान की कब्र वहीं पर है सासाराम में, पर मेन उसको माना जाता है क्या, शेरशाह सूरी की कब्र। और बहुत ही अच्छा है और इसको मतलब इंडियन आर्किटेक्चर का बहुत अच्छा पीस माना जाता है, द मौसोलियम ऑफ शेरशाह सूरी एट सासाराम। ठीक, नेक्स्ट इसने क्या बनवाया था, रोहतास फोर्ट, आपको बताया ही मैं, रोहतास फोर्ट नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में अपना, और ये जो है अब पाकिस्तान में है, क्या है, नाउ इन पाकिस्तान, एंड ऑल्सो ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, क्या है, रोहतास फोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट इसने क्या बनवाया, तो नेक्स्ट इसने बनवाया था लिखिएगा शेरशाह सूरी मस्जिद, शेरशाह सूरी मस्जिद कहाँ पर, एट पटना, पटना में इसने बनवा रखा है शेरशाह सूरी मस्जिद। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट लिखिएगा, एक पॉइंट और लिख लीजिए, बिल्ट ए न्यू सिटी भेरा। ठीक है, और अभी कहाँ है, नाउ इन पाकिस्तान। तो इम्पोर्टेंट इंडिया में इसके क्या हैं, पुराना किला और शेरशाह सूरी का मौसोलियम, बस ये दो चीज़ें इंडिया में है, बाकी तो फिर पाकिस्तान में है। अच्छा, पढ़ा लिखा व्यक्ति था तो लिटरेचर में भी इसका रुझान था, तो लिटरेचर में इसने दो चीज़ें इसके लिए इम्पोर्टेंट है लिटरेचर को लेकर, तो उसको भी लिख लेते हैं, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन को देखेंगे। तो लिखिएगा, लिटरेचर के बारे में लिखिए, ही पैट्रोनाइज्ड ऐसे लिखिए, ही पैट्रोनाइज्ड मैन, मतलब पढ़े लिखे व्यक्तियों को ये संरक्षण देता था, उनको अपने दरबार में बुलाता था, बाकी हर तरह से उनकी मदद करता था। ठीक है, स्कॉलर्स वगैरह को। तो इसी के टाइम पर कौन थे, मलिक मोहम्मद जैसी, क्या नाम था, मलिक मोहम्मद जैसी। और ये क्यों फेमस हैं, तो मलिक मोहम्मद जैसी के लिए लिखिएगा, कंप्लीटेड हिज पद्मावत ड्यूरिंग हिज रेन। तो अपने इसी के टाइम पर मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत वाली कहानी लिखी है, जिसको हम लोग पद्मिनी वगैरह नाम से जानते हैं। तो अब सोचिए ये कब है, शेरशाह सूरी 1540 या 1545, और पद्मावत में कहानी किसकी है, अलाउद्दीन खिलजी की। और अलाउद्दीन खिलजी कब का है, अलाउद्दीन खिलजी कब बना था दिल्ली सल्तनत का सुल्तान, तो अलाउद्दीन खिलजी बना था 1290 में। कब बना, 1290 में अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान था, दिल्ली सल्तनत का। तो ये कितने साल, लगभग 250 साल बाद पद्मावत कहानी लिखी गई है, नॉवेल लिखा गया है। इसीलिए पद्मावत को लेकर कहा जाता है कि इसमें बहुत सी बातें क्या हैं, मतलब काल्पनिक हैं, पूरी तरह से सच्चाई नहीं मानी जा सकती है।
हाँ, लेकिन जो कैरेक्टर लिए गए हैं वो सही सच्चे कैरेक्टर लिए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, फेमस हिस्टोरियन अब्बास खान सरवानी। ये सब आप जरूर शॉर्ट नोट में लिखिएगा। क्यों? क्योंकि ये मैच द कॉलम में या 1 पेयर इज करेक्ट, 2 पेयर इज करेक्ट, 3 पेयर इज करेक्ट, जो आजकल नया ट्रेंड चला है, उसमें इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक तरफ सुल्तान के नाम और दूसरी तरफ उन लोगों के नाम जिनको इन लोगों ने अपने दरबार में पेट्रोनाइज किया या उन लोगों को शरण दिया, संरक्षण दिया, उन लोगों के नाम आपको याद रखने, उसका एक शॉर्ट नोट बनाते रहना है। जैसे दिल्ली सल्तनत में मैंने बताया था, वैसे ही यहाँ पर मुगल्स में भी आपको बनाना है। तो आपको क्या करना है, एक अलग जब शॉर्ट नोट बनाएंगे तो उसी में एक शॉर्ट नोट तो क्या बनेगा, किंग्स और उनके सामने कौन कौन से उनके काम है और उनके द्वारा किसको किसको पेट्रोनाइज किया गया, और एक लिस्ट बनाएंगे किंग और केवल उनके द्वारा बनाए गए बिल्डिंग्स। दूसरी लिस्ट होगी किंग्स, उनके द्वारा पेट्रोनाइज किए गए लिटरेरी मतलब लर्न्ड पर्सन्स और उनके द्वारा किया गया लिटरेरी वर्क। इस तरह की लिस्टिंग आपकी तैयार होनी चाहिए, इसीलिए मैंने ये हर एक चीज़ लिखवा रखा है। और अब्बास खान सरवानी क्या लिखा था, तो लिखिएगा, रोट तारीखे शेर शाही, तारीखे शेर शाही अब्बास खान सरवानी ने लिखा। तो इस तरह से इसने क्या किया, इसका आर्किटेक्चर में देखा जाए तो पुराना किला बनवाया। पुराने किले में इसने क्या बनवाया, शेर मंडल बनवाया, जो एक ऑक्टागोनल बिल्डिंग है इनसाइड द पुराना किला कॉम्प्लेक्स। इसने अपना मुसोलियम बनवाया सासाराम में। इसने रोहतास फोर्ट बनवाया, जो आज के डेट में पाकिस्तान में, इसलिए आपसे नहीं पूछा जाएगा। इसने शेरशाह सूरी मस्जिद बनवाई जो पटना में है, तो ये याद रखना है। और इसने एक सिटी बनवाई भेरा, जो पाकिस्तान में है। तो हो सकता है रोहतास फोर्ट और भेरा ना पूछे, बट पुराना किला, शेर मंडल और शेरशाह सूरी मस्जिद, तो ये तो शेर मंडल से और शेरशाह सूरी मस्जिद नाम से आपको अपने आप क्लियर होगा कि शेरशाह ने ही बनवाया था, अपने ही नाम से बनवा दिया इसने। पुराना किला एक आपको हो सकता है याद करना पड़े। नेक्स्ट, ये जो है आपको क्या, मलिक मोहम्मद जैसी, ये तो याद ही रहेगा, मलिक मोहम्मद जैसी, पद्मावत, ये तो याद ही रहता है। और उसके बाद एक आपको याद रखना है अब्बास खान सरवानी, ये इतना इसके द्वारा किया गया एक्स्ट्रा वर्क था। अब यहाँ पर शेरशाह सूरी का हम लोग क्या देखेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन, कि इस तरह से इसने शासन तो किया 1540 से लेकर 1545, सॉरी कब तक, 1540 से लेकर कब मरा ये, 1545, यानी कि इस 5 साल में। और इसी 5 साल में इसने बहुत से बदलाव कर दिए, बहुत से एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए, तो उनको अब हम लोग अब पढ़ेंगे। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं, तो इसको अब मैं रब करता हूँ और एडमिनिस्ट्रेशन शुरू करते हैं, ठीक है।